इस तरह से रूस में केरेंस्की की सरकार जो है वह गिर जाती है और लेनिन के नेतृत्व में सरकार वहां पुनर्गठित होती है, जो विश्व का सर्वप्रथम सर्वहरा वर्ग का शासक था, यानी कि समाजवादियों का विश्व का सबसे पहली सरकार थी जहां किसानों और श्रमिकों की सरकार बनी थी। यानी कि फ्रांस की क्रांति और रूस की क्रांति से अगर तुलना की जाए तो काफ़ी अंतर है, क्योंकि फ्रांस की क्रांति में जो योगदान हुआ था वह योगदान बुर्जुआ लोगों का था, अर्थात वह आंदोलन मध्यम वर्गीय आंदोलन था। लेकिन जो रूस की क्रांति थी वह क्रांति मजदूर और किसानों की क्रांति थी। इस तरह से दुनिया में सर्वप्रथम पहली बार मजदूरों की सरकार और किसानों की सरकार बनी और वह रूस में बनी थी सन 1917 में लेनिन के नेतृत्व में। अर्थात रूस का जो न्यू शासक जो बना उसका राष्ट्राध्यक्ष लेनिन हुए और उसके विदेश मंत्री ट्राटस्की हुए थे, जो कि उसके बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत योग्य साथी थे। तो इसके बाद जो है ये एक संधि होता है, जो प्रथम विश्व युद्ध में जो रूस संलिप्त था तो प्रथम विश्व युद्ध से बाहर निकलना चाहता था लेनिन, लेकिन निकलने के लिए उसको निकलने से रोका जा रहा था। इसलिए लेनिन ने जर्मनी के साथ एक अपना संधि किया और उस संधि का नाम है ब्रेस्ट लिटोवस्क संधि। इस संधि के माध्यम से रूस को जर्मनी को जो है अपने क्षेत्र का 1/4 भूभाग जर्मनी को देना पड़ा। उसके बाद ही रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो पाया था, जो कि लेनिन यही चाहता था कि हम प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हों। इसके बाद लेनिन के नेतृत्व में जो वहां सरकार चलती है तो उसी बीच रूस में गृह युद्ध छिड़ जाता है। और उस गृह युद्ध का मतलब होता है देश के अंदर लोगों के बीच या किसी वर्ग के बीच, समाज के बीच या किसी मुद्दे को लेकर अगर देश के अंदर जनता एक दूसरे से झगड़ा करने लगे, उसी को गृह युद्ध बोलते हैं। तो एक तरह से रूस में गृह युद्ध छिड़ गया था और गृह युद्ध का फायदा उठाने के लिए विदेशी ताकत जैसे कि अमेरिका, जापान, फ्रांस, ये देश जो इंग्लैंड इत्यादि, ये सभी देश रूस पर हमला कर देती है। वो सोचती है कि यही मौका है रूस को प्रताड़ित करने का और तोड़ने का, लेकिन रूस कहीं से भी कम नहीं था। रूस को एक लेनिन को एक ट्राटस्की नाम से जो है एक बहुत मजबूत और उच्च मनोबल वाला व्यक्ति जो है के नेतृत्व में जो है उसका विदेश मंत्री मिला था। और ये इसके नेतृत्व में एक सेना का संगठन होता है और उस सेना का नाम लाल सेना होता है। लाल सेना दुनिया की बहुत ही उस समय की ताकतवर सेना बन जाती है और यह सेना चारों महत्वपूर्ण देश अमेरिका, फ्रांस, जापान और इंग्लैंड को 4 खाने चित कर देती है और इस तरह से रूस विजयी होता है। और इसी बीच ट्राटस्की ने गृह युद्ध से निपटने के लिए अपने राज्य के अंदर, अपने देश के अंदर एक गुप्त संगठन बनाता है जो पुलिस का संगठन होता है, जो कि जिसका नाम चेका रहता है। और यह सादे लिबास में रहते थे और यह लोगों के बीच में जाकर जो भी व्यक्ति संदिग्ध व्यक्ति होते थे, जो भी गृह युद्ध में जो एक्टिव होते थे, उनको गिरफ्तार करने का काम चेका संगठन करता था। तो लाल सेना और चेका ये दोनों जो है वो महत्वपूर्ण इस युद्ध में जीत में सबसे महत्वपूर्ण इसका जो है वह बोल सकते हैं कि योगदान रहा था। इसके बाद लेनिन के नेतृत्व में रूस में संविधान का गठन होता है सन 1918 में और संविधान का गठन होते ही रूस में बहुत कुछ फिर से बदल जाती है, फिर से परिवर्तित होती है। जैसे कि रूस में वहाँ पर एक संविधान का गठन था 1918 में, रूस का जो नाम था वह बदल दिया जाता है और रूस का नया नाम USSR कर दिया जाता है, अर्थात संयुक्त सोवियत समाजवादी गणराज्य इसका नाम रख दिया जाता है। और सोवियत का मतलब होता है छोटे छोटे जो समिति बनाया गया था रूस में शासन करने के लिए, उसी को बोला गया सोवियत। तो सोवियत का मतलब होता है छोटा भूभाग का समिति। इस प्रकार आगे जो है इसको मताधिकार भी संविधान के माध्यम से दिया जाता है। और लेनिन निजी स्वामित्व को खंडन करता है और सामूहिक स्वामित्व को बढ़ावा देता है और सामूहिक स्वामित्व को वो बहुत ही सपोर्ट करता है। इसके बाद कुछ और भी बदलाव आता है, जैसे कि देख सकते हैं साथी बोल्शेविक दल, जो कि बोल्शेविक क्रांति भी हुई थी और बोल्शेविक दल का जो है नाम बदलकर अब साम्यवादी दल कर दिया गया और इनके नेतृत्व में झंडा का एक झंडा तैयार किया जाता है और उस झंडा में हंसुआ
और आपका हथौड़ा रहता है, जो कि आगे चलकर साम्यवादियों के लिए, पूरे दुनिया के सभी साम्यवादियों का यह एक प्रतीक बन जाता है और यह सभी पूरे विश्व में सभी साम्यवादी इसका प्रयोग करना शुरू करते हैं। काफी युद्ध स्तर पर, क्योंकि ट्राटस्की का भी जो है वो बहुत क्रांतिकारी व्यक्ति था। ट्राटस्की, इसकी भी इच्छा थी कि बहुत तेजी से साम्यवादी व्यवस्था को लागू किया जाए और लेनिन भी इसके बात से सहमत था और लेनिन अपने देश में युद्धरत साम्यवाद को लागू करने की शुरू कर दी थी। लेकिन युद्धरत जो साम्यवाद की जो व्यवस्था लागू करने का जो प्रयास किया जा रहा था लेनिन के माध्यम से, उसको जनता पर नगावर गुजरा और जनता उसका विरोध करने लगी, जनता उसका विद्रोह करने लगी, क्योंकि जो युद्धरत साम्यवाद जो नियम लागू हो रहे थे, इसी नियम के तहत किसानों पर भी जो है टैक्स बढ़ा दिया गया। इसके अलावा जो आपका मजदूर जो होते थे, मजदूर के माध्यम से कंपनियों पर जो है वो कंट्रोलिंग किया जाने लगा, मजदूरों पर हड़ताल का रोक लगा दिया गया। इस प्रकार से जो है प्रतिक्रिया देखने को मिलती है और फिर से लेनिन जो है यह बात समझ जाता है कि जो युद्धरत पर जो साम्यवाद जो लागू किया जा रहा है यह कहीं से भी जायज नहीं है, या फिर यह आप अगर चाहे कि 100% साम्यवाद लागू कर दिया जाए, यह संभव नहीं है। तो लेनिन एक स्वप्नदर्शी नेता नहीं था, बल्कि एक वैज्ञानिकवाद नेता था और व्यवहारिक नेता था। वह समझ गया था कि इसमें कुछ बदलाव करना पड़ेगा और वो बदलाव करके लाता है और एक नई नीति लेकर आता है। उस नई नीति का नाम होता है नई आर्थिक नीति। तो नई आर्थिक नीति सन 1921 में आता है, लेनिन के द्वारा लाया जाता है और यह नीति लाई जाती है किस लिए, क्योंकि जो साम्यवाद की जो नीति लागू की जा रही थी उस नीति का कुप्रभाव पड़ा और लोगों के बीच काफी उसका जो है विरोध झेलना पड़ रहा था, इसलिए नीति में बदलाव किया। और ये जो नई नीति थी, यह नई नीति अपने जो साम्यवाद का जो मूल जो सिद्धांत होता है उस मूल सिद्धांत से समझौता करके लाया गया था, अर्थात उसमें कहीं ना कहीं पूंजीवाद का थोड़ी बहुत विचारधारा को भी शामिल किया गया था। यानी कह सकते हैं कि कंप्लीट पूंजीवाद को लागू करना या कंप्लीट साम्यवाद को लागू करना किसी भी रूप से आसान नहीं है और यहाँ पर भी ये देखने को मिलता है कि साम्यवाद को जो है कंप्लीट लागू करने पर उसका परिणाम क्या देखने को मिलता है। इसलिए नई आर्थिक में कुछ पूंजीवाद सिस्टम को भी शामिल किया जाता है। इसके बाद जो नई आर्थिक नीति है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं तो महत्वपूर्ण है, इसमें विदेशी पूंजियों का नियंत्रण किया गया। मतलब साम्यवाद जो है वो किसी भी प्रकार के पूंजी का विरोध करता है, घोर विरोध करता है। उसके बाद भी आप यहाँ देख सकते हैं कि विदेशी पूंजी का नियंत्रण करता है कौन, तो नई आर्थिक नीति लेनिन के नेतृत्व में। इसके बाद आप देख सकते हैं निजी उद्योग भी खोल सकते हैं, जो साम्यवाद इसका घोर विरोधी है, किसी भी प्रकार का निजी का विरोधी है साम्यवाद। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि छोटे छोटे निजी उद्योग भी आप खोल सकते हैं जिसमें कम से 20 से कम कर्मचारी होने चाहिए। जमीन जो होता है, बोला जाता है कि जो साम्यवादी जो शासन होती है, जो उसको सिद्धांत होता है, उसमें सारी संपत्ति राष्ट्र की होती है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि जो जमीन था वह राज्य का ना होकर किसानों का हो गया, किसान उस पर कब्जा कर चुके थे। इसके बाद जो है यह व्यक्तिगत संपत्ति का छूट, साम्यवादी शासन में किसी भी प्रकार का निजी स्वामित्व और संपत्ति रखने का हक नहीं था और इसका विरोध भी था और ये सिद्धांत में कहीं शामिल नहीं था। लेकिन नई आर्थिक में व्यक्तिगत संपत्ति जो है उसका भी छूट दिया गया। इस प्रकार से नई आर्थिक जो है ये लाना पड़ता है। इसके बाद एक युग आता है स्टालिन युग। यह स्टालिन युग क्यों आता है, किस कारण आता है, जैसे ही लेनिन की मृत्यु हो जाती है सन 1924 में, तो पूरे देश में जो है उत्तराधिकारी का एक जोर आजमाई शुरू हो जाता है। उत्तराधिकारी की समस्या शुरू होती है, उत्तराधिकारी कौन बनेगा। इसी बीच में बहुत सारे नेता अपने अपने दावा ठोकते हैं और वह बनने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं होता है। इसी बीच एक महासचिव आता है स्टालिन, जो कि उस पार्टी का महासचिव था, मार्क्सवादी पार्टी का यह महासचिव था। लेकिन यह इतिहास का एक बहुत ही क्रूर भी इसको हम लोग बोल सकते हैं स्टालिन, क्योंकि यह अपने जो लेनिन के समकालीन जितने सारे नेता थे, जो नेता रूस की क्रांति में भाग लिए थे, जो बोल्शेविक क्रांति में भाग लिए थे, जो जार शासकों को उखाड़ फेंकने में भाग लिए थे, और तो और जो लेनिन के नेतृत्व में जो सरकार गठन किए थे, उन सभी नेताओं को स्टालिन के नेतृत्व में समाप्त कर दिया गया, यानी कि मार दिया गया। बहुत विभत्स घटना हुई थी। यानी स्टालिन एक बहुत क्रूर शासक हम बोल सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज और देखने को मिलता है
कि स्टालिन के शासन में जो है जो 3 पंचवर्षीय योजना जो लागू होती है स्टालिन के शासन में, वह तीनों पंचवर्षीय योजना रूस की किस्मत को बदल देता है और रूस दिन दुना रात चौगुना के स्पीड से जो अपनी गति करता है, वृद्धि करता है और दुनिया की सबसे ताकतवर देश के रूप में उभर कर आता है। जो देश 3 दशकों से जो है तिरस्कृत देश था, जिसकी कोई वैल्यूएशन नहीं थी, जो आपका बोल सकते हैं कि आक्रांत देश था, कमजोर देश था, वह देश जो है आपका शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर आता है। तो स्टालिन की हिस्ट्री थोड़ी बहुत खराब कही जाती है और यह खराब देखने आप भी समझ सकते हैं कि इसकी हिस्ट्री कितनी खराब है। आप विकास को सही मान सकते हैं, लेकिन वह विकास सही नहीं कहलाता है जिसमें आपकी जनता खुश नहीं हो, जिसमें आप जनता को मारे या किसी भी खून के माध्यम से अगर आप विकास लाना चाहते हो तो वह विकास किसी भी प्रकार से सही नहीं कहलाता है। यदि आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इसके अलावा अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।